नमस्कार, टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मोहन भागवत उनके लिए परम पूज्य है और वे स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत एक संत के रूप में समाज का मार्गदर्शन करते हैं और उनके किसी बयान पर प्रतिक्रिया देना उनकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। उन उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब श्वेत वस्त्रधारी मोहन भागवत कुछ कहते हैं तो समाज उससे सुनता है और अमल करता है। उन्होंने यह भी कहा कि संघ प्रमुख जो कहते हैं वह देश और समाज हित में होता है। वही समाजवादी पार्टी और उसके मुख्य अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता से दूर हो चुकी है, उनके पास कोई ठोस सवाल नहीं है, जबकि सरकार जवाब देने को तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव केवल दुष्ट प्रचार और अफवाह फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव आयोग जब भी अवसर देता है तो सभी राजनीतिक दल उसका उपयोग कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी करती है तो कांग्रेस भी कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी बिना प्रयास सब कुछ पाने की उम्मीद करती है। उन्होंने तांज कसते हुए कहा कि 2047 तक कुछ होने वाला नहीं है, उसके बाद देखा जाएगा। फिलहाल उप मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में नई हलचल तेज हो गई है। देखिए, वो मेरे परम पूज्य सरसंघचालक जी हैं और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संसेवक हूं। उनके किसी बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं या मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन श्वेत वस्त्रधारी वह एक संत के रूप में है और समाज जब वो कुछ कहते हैं तो उसे सुनता है और सुन करके उसके अनुसरण का भी प्रयास करता है। तो उस पर मेरी ओर से बस इतना ही कहना है कि जो कहा है उन्होंने देश के हित में कहा है, समाज के हित में कहा है। धन्यवाद। सर, समाजवादी पार्टी लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े कर रही है। आज चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी जनता से दूर हो गई है। सवाल उनके पास है नहीं, सरकार जवाब देने को तैयार है। और श्री अखिलेश यादव जी केवल दुष्प्रचार और केवल अफवाह, चुनाव आयोग के द्वारा जब भी किसी भी प्रकार के अवसर दिए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल के नाते उस अवसर का उपयोग करती है। सपा भी कर सकती है, कांग्रेस भी कर सकती है, बसपा भी कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई काम करना नहीं चाहती है। वो सोचते हैं कि सब कुछ उनको बिना किए मिल जाए, तो बिना किए तो 2047 के बाद अगर संभावना होगी तो मिलेगा, लेकिन 2047 तक अभी समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। राजधानी लखनऊ में आज उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत संघ के शताब्दी समारोह में शामिल होने लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचे। विश्वविद्यालय परिसर में उनके पहुंचते ही विरोध शुरू हो गया और NSUI से जुड़े छात्र कार्यकर्ताओं ने गो बैक के नारे लगाए और प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि शैक्षणिक परिसर को राजनीतिक गतिविधियों का मंच नहीं बनाया जाना चाहिए। हालांकि मौके पर पहले से तैनात पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में ले लिया और इसके बाद परिसर में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। संघ प्रमुख के इस दौरे को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। एक और समर्थक इससे वैचारिक कार्यक्रम बता रहे हैं तो वही विरोधी छात्र संगठनों ने इससे राजनीतिक हस्तक्षेप करार दिया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पूरे घटनाक्रम ने विश्वविद्यालय की राजनीति को फिर सुर्खियों में ला दिया है। प्रदर्शन कर रहे हैं उनका
अरे मोहन भागवत को मोहन भागवत के साथ मोहन भागवत को अरे अंदर जाओ, अंदर घुस जाओ उधर से। मोहन भागवत को अरे मोहन भागवत को अंदर चल। माहौल बना रखा है, उनके एंट्री हम बैन रखेंगे। ठीक है, मंदिर मंदिर में ऐसे नफरती लोगों को प्रवेश किया जा रहा है। देखिए, मोहन भागवत देश भर में जो नफरती माहौल है उसके नेतृत्व करता है। हम उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो देश भर में सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश करता हो, उसका विरोध हम लगातार करते रहेंगे। इसलिए मोहन भागवत गो बैक। शिक्षा की जो बात करेंगे उसके लिए बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में उनका कौन सा योगदान है बताइए। अगर कोई उनका योगदान हो तो आए और हमसे बात करें, लेकिन नहीं, शिक्षा का उठा करके किस तरह से ले जाने का प्रयास डिजाइन किया जा रहा है और उनका कहना है जो हमारे साथ जाती है लोगों को एबीवीपी के कार्यक्रम के लिए हॉल दिया जाता लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस नेता और विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पर गंभीर आरोप लगाया है। आराधना मिश्रा ने कहा कि देश की संगठन की विचारधारा से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार संविधान देता है और लोकतंत्र उसी दायरे में मजबूत होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे तो इतनी भारी पुलिस फोर्स क्यों तैनात की गई। प्रदेश भर में हुई गिरफ्तारियों और लखनऊ की सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इस देश को बांटने का काम उन्होंने हमेशा किया। हर व्यक्ति इस देश में जो संविधान से चलता है, किसी की इच्छा या अनिच्छा से नहीं, हर किसी को अपने बात को रखने का अभिव्यक्ति का अधिकार ये संविधान देता है और ये देश संविधान से चलेगा। लेकर आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया, उसके बाद आप लोग के कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया और पलट के 70 वर्ष के विधायक और मंत्रियों का कहना है कि इनके पास कार्यकर्ता है ही नहीं, तो ये क्या कौन सा प्रदर्शन, किस तरह प्रदर्शन। कल जिस तरह से अगर कार्यकर्ता नहीं थे तो जिस तरह से पुलिस फोर्स का इंतजाम किया था सरकार ने, वो किसके लिए किया था? और हजारों कार्यकर्ता लखनऊ के सड़कों पर थे। पूरे प्रदेश में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, वो किसकी वजह से? वही दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म भारत का सबसे पुराना धर्म है और यदि कोई घर वापसी करना चाहता है तो उसका स्वागत है। नरेंद्र कश्यप ने चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों को
लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने की साजिश बताया। उनका दावा है कि 2027 में जनता फिर से योगी सरकार पर भरोसा जताएगी और हार के दौर से विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों के बयानों से प्रदेश की सियासत और गर्मा गई है और बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आरोप सियासी राजनीति का हिस्सा है या सरकार वाकई जवाबदेही के घेरे में है। मोहन भागवत जी ने कहा है कि पहले सब हिंदू थे और सबकी घर वापसी होनी चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? मोहन भागवत जी जो भी कहते हैं वो तथ्य और सत्य के साथ होता है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत के बनने के समय, भारत के निर्माण के समय से हजारों वर्षों से, हम 5000 साल पुरानी बात कर लें, हम 10,000 साल पुरानी बात कर लें, तो देश में हिंदुओं के अलावा कौन था? हिंदू ही थे। तो मोहन भागवत जी का ये कहना बिल्कुल सही है कि भारत में सभी लोग पहले हिंदू थे, ये सही है। आज समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग ऑफिस जाएगी डेलीगेशन लेकर, तो आपका क्या कहना है? चुनाव आयोग में समाजवादी पार्टी का लगातार विरोध करना, सवाल खड़े करना भारत के लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि अखिलेश यादव जी जानते हैं, इलेक्शन कमीशन चुनाव के संदर्भ में तमाम फैसले लेता है। उसे किसी पार्टी के साथ जोड़ के देखना, सरकार के साथ जोड़ के देखना, ये संवैधानिक संस्था को कमजोर करने का काम है। और दूसरा, अखिलेश यादव जी को शायद बिहार के चुनाव के बाद इस बात का एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी को फिर से सत्ता से दूर रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की समूची जनता योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार से प्रभावित होकर फिर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएगी। इसलिए अखिलेश यादव जी को हार का डर सता रहा है। इसलिए आयोग आदि पर सवाल उठा के वो अपनी हताशा को मिटाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा सीट में निर्दलीय विधायक मनोज पांडे ने एक बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में मनोज पांडे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मुसलमानों को घर वापसी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं के समय धर्म परिवर्तन हुआ था और हमारी संस्कृति व सभ्यता एक ही है। इसके साथ ही उन्होंने संघ प्रमुख द्वारा हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने की बात को भी समर्थन किया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और इसे लेकर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है। फिलहाल बजट सत्र के बीच आए इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। होना चाहिए, 3 बच्चे होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आज जिस तरीके से परिवार सिकुड़ते चले जा रहे हैं, उसमें कम से कम इतनी आवश्यकता उस परिवार को जरूर होनी चाहिए कि उसके परिवार में इतने सदस्य हों जो आने वाले दिनों में उस परिवार की देखरेख कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा, सोच समझ के कहा। क्या बयान को देख रहे हैं, जो ये इतिहास है, ये इतिहास कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता से जुड़ा है और इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारा इतिहास उसके हमें वापस आना होगा। मैं स्वागत करता हूँ उनके इस बयान का, जो जहां खड़े थे पहले और हम कहीं यदि बदले आक्रांताओं के चक्कर में, हमलों के चक्कर में, तो ये मैं सदैव कहा करता हूँ, कोई दुश्मन देश किसी देश को यदि कमजोर करना चाहता है तो उसकी संस्कृति और सभ्यता और इतिहास पर हमला करता है। ये हमले हुए हैं भारत में, ये इतिहास में गवाह है।
और अगर उस इतिहास को किसी ने बिगाड़ने का काम किया तो आज उसे ठीक करने का काम भी हम भारत के लोगों को करना चाहिए। बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां जिला कारागार धसना में उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के कैदी यही से परीक्षा देंगे। जेल प्रशासन के अनुसार इस वर्ष कुल 63 कैदी उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसमें 20 कैदी हाई स्कूल और 43 कैदी इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। खास बात यहां है कि सभी परीक्षाएं जेल परिसर के अंदर ही आयोजित की जाएगी और किसी भी कैदी को बाहर नहीं ले जाया जाएगा। इंटरमीडिएट में गाजियाबाद जेल से 15 और गौतम बुद्ध नगर के 14, मेरठ के 6 और सहारनपुर के 3 और मुजफ्फरनगर का 3 कैदी परीक्षा देंगे। वही गाजियाबाद से रिहा हो चुके 5 कैदी भी परीक्षा में शामिल होंगे और हाई स्कूल में गाजियाबाद के 4 और गौतम बुद्ध नगर के 6, मेरठ के 3 और सहारनपुर के 5 और मुजफ्फरपुर नगर का 1 कैदी परीक्षा देंगे। यहाँ रिहा कैदी भी हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल होगा। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी और बंदियों को सिलेबस और आवश्यक किताबें उपलब्ध करा दी गई है। जेल की लाइब्रेरी में नियमित पढ़ाई कराई जा रही है और बोर्ड के शिक्षक और सामाजिक संस्था की टीम भी सहयोग कर रही है। जेल प्रशासन का कहना है कि शिक्षा से बंदियों के सुधार और उन्हें नई दिशा देने का मदद मिलती है। देखिए, जो सुधार की संकल्पना है, सुधार कार्यक्रम के तहत यहाँ पर शिक्षा पर भी पर्याप्त कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इसके तहत यूपी बोर्ड की परीक्षा में जितने भी अंतःवासी यानी बंदी जो नामित होते हैं तो आसपास की सारी जेलों से वो यहीं आते हैं। यहाँ पर सेंटर है तो इसमें मुजफ्फरनगर से लेकर रिजर्व बुलंदशहर तक की बंदी यहाँ पर आते हैं। तो अभी 10th और 12th की कल से परीक्षाएं आयोजित होनी है, उसमें सारे बंदी यहाँ पर आए हुए हैं और यहीं पर परीक्षा का सेंटर रहता है। परीक्षा देने वो बाहर नहीं जाते, पर ये यूपी बोर्ड का सेंटर है। सर, किस तरह क्या उन्हें शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई गई है? एक शिक्षा सामग्री है, चूंकि परीक्षा जो बाहर से आए हैं बंदी अन्य जिलों के, वो परीक्षा देने आए हैं, उनकी शिक्षा सामग्री उनके पास रही होगी और यहाँ पर जो हमारे कारागार के बंदी है उनको जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का उसके अकॉर्डिंगली सारी किताबें उपलब्ध कराई गई। यहाँ हमारे पुस्तकालय में वो सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। इग्नू का भी सेंटर है, उसकी परीक्षाएं यहाँ समय समय पर आयोजित होती रहती है। सर, किसी तरह की मेंटरिंग भी उपलब्ध कराई जा रही है? यूपी बोर्ड से शिक्षक यहाँ नामित हैं जो कि यहाँ पे आते हैं लाइब्रेरी में, जो हमारा शिक्षाएं क्लासेस चलती हैं वहाँ पर शिक्षक। तो सर, पढ़ाई के लिए क्या उन्हें कोई संस्था भी सहयोग करती है? ये बोर्ड स्कूल खुद करता है, साथ में इंडिया विजन फाउंडेशन के भी सहयोग कर रहे हैं और इग्नू और यूपी बोर्ड का तो अपना सेंटर है। सर, थोड़ा सा सर संख्या के बारे में सर समझेंगे सर, क्या कुछ? देखिए, 10th के 20 स्टूडेंट्स हैं यानी बंदी हैं और 12th के 43 हैं। सर, स्थानीय कैदियों की बात करते हैं, एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी बनाई गई जेल प्रशासन द्वारा, कितना सहयोग रहा, कितनी कामयाब रही लाइब्रेरी? लाइब्रेरी पूरी तरह से कामयाब है और जैसा कहा जाता है पुस्तकें जीवन में सबसे अच्छी मित्र का काम करती हैं और सुधार की संकल्पना में एक आधार का आयाम होता है पुस्तकों का, और जिस उद्देश्य के साथ हमने लाइब्रेरी शुरू की थी वो उसमें पूरी तरह से सफल महसूस हो रहे हैं। बहुत सारे बंदी किताबें पढ़ रहे हैं और अपने अपने जीवन को परिमार्जित कर रहे हैं। जनपद उत्तर प्रदेश में एक सरकारी स्कूल परिसर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक शिक्षक की पत्नी ने अपने पति पर अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए स्कूल पहुंचकर मारपीट कर दी और मामला थाना तंबोर क्षेत्र के सुमली गांव स्थित उच्च स्तरीय प्राथमिक विद्यालय का है। जानकारी के मुताबिक सहायक अध्यापक अजय नगर आज दोपहर करीब 3 बजे विद्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उनकी पत्नी मीनू नागर, जो फिरोजाबाद जनपद के तोपाकाला की निवासी बताई जा रही है, वहां पहले से मौजूद थी। आरोप है कि पत्नी ने पति पर अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए उन पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए और इस दौरान शिक्षक को हल्की चोटें भी आई और घटना के दौरान स्कूल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर दी है और पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण
के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात की जा रही है। भाग गई, उसी रखेल के साथ भाग गया। थाने गया, थाने गया, हम देख लेंगे थाने को भी देख लेंगे। पकड़ करके माँ बेटी पीट रही है, क्या समस्या है? शिक्षक एक शिक्षिका को गायत्री सक्सेना को ले घूम रहा 4 साल से। अच्छा। मेरी बेटी के ना खाने पीने देते ना रहने सहने को दे, बस मारा पीटी करता, ना आ जाता है तो ना बोलता नहीं। कितने वर्षों से संबंध नहीं है? 4 साल से। 4 साल से। अब ये क्या कह रहा है? उसे सक्सेना को लेके भाग गया, उससे अब कोर्ट मैरिज कर रहा है। उसी से कोर्ट मैरिज कर रहा है। तो आपकी बेटी को क्या कह रहा है? बेटी को नहीं रखेगा। नहीं रखेगा। और जो खाना पानी है वो दे रहा नहीं दे रहा? नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। कुछ भी नहीं दे रहा। तो कितने साल पहले शादी हुई थी? कितने साल हो गए शादी के? 16 में हुई थी। 16 में शादी हुई थी। 16 में शादी हुई थी। सब अच्छी तरह चल रहा था। इसकी भर्ती हुई है सक्सेना की, जो गायत्री सक्सेना। तो क्या बाल बच्चे भी हैं? हाँ, बिटिया है एक, 10 साल की बिटिया। 10 साल की बिटिया भी है? 10 साल की बिटिया है। तो 10 साल की बिटिया है मेरी की, वो कहाँ जाएगी मेरी? मेरी बेटी है, मेरा नाम मीनू नागर है, मैं अजय नागर की वाइफ हूँ जी। ये मेरी बेटी है दिव्यांशी नागर, जो कि हम फिरोजाबाद में रहते हैं। मेरे पति भी फिरोजाबाद के हैं। यह दतूनी स्कूल में इनका शिक्षा विभाग में टीचर है, सहायक अध्यापक पे। सुमली नाम की स्कूल है। हम ये बताइए कि कितने वर्ष पहले आपकी शादी हुई थी? नहीं, 2014 में शादी हुई। तो कितने दिनों तक आप साथ रही हैं? हम 2018, 19, 20 तक बहुत अच्छे से रहे। मेरी बिटिया है, हम सीतापुर में ही रहते थे जी। 21 में इस लड़की की भर्ती हुई, 21 से इसके दोनों के नाजायज संबंध रहे। और ये कैसे पुष्टि होगा कि इसके नाजायज संबंध रहे? मैंने पकड़ी थी। अच्छा, पकड़ा था? पकड़ी 2021-23 में मैंने लिखितनामा एप्लीकेशन महिला थाने में दी। तो जिस तरीके से आपके द्वारा बीच चौराहे पर अपने पति शिक्षक पति को पीटा है, तो क्या ये सही है? बहुत सही है भैया, क्योंकि ये हमको छोड़े छोड़े बैठा है। मेरी बेटिया है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसका भविष्य खराब हो रहा है। ना ही ये ससुराल में जाता है। हाँ। मैं इसी के घर पे रहती हूँ, यानी ससुराल में ही रहती हूँ। और इसने 2023 में ही डाइवोर्स फाइल कर दिया, जिसका ये हर महीने जाता है तारीख करने। तो आज कैसे आपने पकड़ा इसको? मैं कल से ही मैं 3-4 दिन से ही इसको देख रही हूँ कि फिरोजाबाद गई 15 जाता है। ये 9 तारीख को 9 दिसंबर को ये वहाँ गई है। तो इस अवैध संबंध के बारे में आपको पता कैसे चला? सुनिए सर, मैं 9 तारीख को ये गायत्री सक्सेना इस अजय नागर के साथ गई है। हाँ। तो ये लोग तारीख पे गए हैं। इसने कहा डाइवोर्स फाइल कर दो, मैं तब कोर्ट मैरिज करूंगी। इसने कहा है कोर्ट मैरिज करूंगी, और उसने कह दिया 28 तारीख को मेरा जजमेंट है। मैं आपको बताऊं, वैसे 13 तारीख को जजमेंट था। मेरे कारण मैंने माफी मांगी, मैंने अदालत में जाके सबके गुहार लगाए कि मुझे थोड़ा सा चांस दे दो। उस लड़की को मैं दिखाऊंगी कि हाँ वो लिविंग में रहता है, ये रहती है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं तो उसी लोगों के आधार पे मैं यहाँ आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ ये लड़की मेरा आदमी का पीछा छोड़ दे, इसके आसपास भी भटकी मैं जान से मार दूंगी, मैं मार दूंगी इसको, उसको कुछ नहीं। क्या नाम है आपके शिक्षक पति का? अजय नागर मेरे आदमी का नाम है। आपका? गायत्री सक्सेना है, मेरा नाम मीनू नागर है, मेरी बेटी है दिव्यांशी नागर, इसका नाम मिष्टी भी है। कितने वर्ष की बेटी है आपकी? 9 साल की बेटी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम मिल टीवी भारत।